हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं, एडी करंट्स। अब एडी करंट्स क्या है, भंवर धाराएं क्या है, भंवर धाराएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, भंवर धाराओं से हमें क्या क्या हानियां हैं और इस हानि से हम किस तरह से बच सकते हैं, और भंवर धाराओं के उपयोग कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं, इन सब कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भंवर धाराएं क्या हैं। भंवर धाराएं आपको पता है कि जब कोई बंद विद्युत परिपथ होता है, अगर हम उससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन करें तो उससे क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। किसी बंद परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन करने से क्या हो जाता है, उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम जो है किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें, कोई धातु का टुकड़ा रखें, जैसे मैंने चित्र में दिखाया है। कोई परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धातु का टुकड़ा रख दें या फिर उस टुकड़े को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, उस धातु के टुकड़े में और धातु की शीट में क्या हो जाती हैं, प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या बताया मैंने, अगर हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है, चित्र के अनुसार कोई धातु का टुकड़ा है और इस धातु के टुकड़े को हम किसी परिवर्तनी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं, या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम उसको क्या कराते हैं, गति कराते हैं। तो क्या होता है, उस धातु के टुकड़े में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब वे जो प्रेरित विद्युत धाराएं होती हैं वे क्या होती हैं, चक्करदार होती हैं। क्या होती हैं, जैसे इसमें दिखाया है, चक्करदार होती है। मतलब जैसे जल धाराएं होती हैं, जल धाराओं में जो जल भंवर बन जाती हैं, जल भंवर किस तरह से बनती हैं, जल भंवर इस तरह से बन जाती हैं। तो इसी तरह से जो है ये एडी करंट्स भी जो है बिल्कुल इसी तरह से चक्करदार होती हैं। जिस तरह से जल धाराएं जो हैं भंवर के रूप की हो जाती हैं, तो उसी तरह से इस शीट में इसी आकृति की इसी तरह की क्या हो जाती हैं, चक्करदार प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन प्रेरित विद्युत धाराओं को हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं, एडी करंट्स कहते हैं, क्योंकि ये जल में उत्पन्न भंवर के समान होती हैं। जल में उत्पन्न भंवर के समान होती हैं। जैसे जल में भंवर उत्पन्न होता है, उसी तरह से उस शीट में ये जो प्रेरित धाराएं हैं उसी तरह से चक्करदार उत्पन्न हो जाती हैं, उसी तरह से चक्करदार उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। यानी कोई परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में हम मान में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अगर उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या रखते हैं, कि धातु का टुकड़ा रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करें, धातु के टुकड़े को गति कराएं। क्या कराएं, गति कराएं। चाहे हम उस चुंबकीय क्षेत्र में उसको प्रवेश करें, चाहे उसे बाहर निकालें, तो दोनों ही कंडीशन में उसमें क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो प्रेरित विद्युत धाराएं जल भंवर धाराओं की तरह चक्करदार होती हैं, इसलिए हम इनको भी भंवर धाराएं कह देते हैं। अब ये भंवर धाराएं जो होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं।
शक्तिशाली होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये जो इस धातु के टुकड़े को गर्म कर देती हैं, गर्म करके लाल हो जाता है, कई बार ये पिघल भी जाता है, इतनी पावरफुल होती है। तो आपको पता लगा कि भंवर धाराएं क्या हैं कि जब हम किसी धातु के शीट को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या फिर उसमें गति कराते हैं तो क्या होता है, उस शीट में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो जल भंवर धाराओं की तरह चक्करदार होती हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। अब दूसरा क्या है, भंवर धाराएं उत्पन्न होने का कारण। अब ये उत्पन्न क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है? कारण यह है कि जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होगा और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित होने से क्या होगा, उस टुकड़े से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब वो घूमेगा, आपको पता है पिछली बार हमने पढ़ाया है कि जब ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है तो इस टुकड़े से बद चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने के कारण उस धातु के टुकड़े से बद चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, या फिर हम इस टुकड़े को अगर गति करा रहे हैं, यानी हम उसमें प्रवेश करा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में उस टुकड़े को, या फिर उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, उसके संबंधित क्षेत्रफल से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यानी देखो, जब हम इसको बाहर निकालते हैं, जैसे इसमें देखा जाता है, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ तो लगातार इसके संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ रही है, क्योंकि जितना भी क्षेत्रफल इसका चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गया उसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। तो यानी जब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो लगातार इस क्षेत्रफल से बद चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ रही है। तो इस वजह से इसमें क्या हो रही है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और ये प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी, चक्करदार। क्या होगी, चक्करदार। तो इसलिए इसमें क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन की वजह से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। अब यदि मैं इसको अंदर प्रवेश कराऊं, यदि मैं इसको अंदर धकेल दूं चुंबकीय क्षेत्र में, तो लगातार इसके संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र जितना भी इसका क्षेत्रफल इसमें प्रवेश करता रहेगा, उसमें ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। तो प्रवेश लाने पर लगातार इसके क्षेत्रफल से बद चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, यानी परिवर्तन हो रहा है, कमी हो या वृद्धि हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस वजह से जो है ये भंवर धाराएं जो हैं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने से या चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को गति करने से दोनों ही कंडीशन में उस धातु के टुकड़े से बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें क्या होता है कि ये प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। अब बात यह आई कि ये चक्करदार क्यों होते हैं, ये ऐसी गोल गोली क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब टुकड़े को गुजार रहे हैं तो इस टुकड़े से बद कोई परिपथ नहीं है, इससे कोई परिपथ नहीं है। तो यानी इसके भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में गुजारते हैं तो उन पर लॉरेंज बल लगता है। आपको पता है क्या लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा। जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे, भाई टुकड़े को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में हम इस टुकड़े को गति करा रहे हैं, तो इसके भीतर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉरेंज बल का अनुभव करेंगे, लॉरेंज बल के कारण उनको गति मिलेगी, यानी वो चलना प्रारंभ करेंगे। चलना प्रारंभ करेंगे तो अब उसको कोई सर्किट से तो जुड़ा हुआ नहीं है, जब सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं तो उसको चलने के लिए कोई पथ तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो क्या है, उस टुकड़े में ही, जो ये टुकड़ा होता है, इस टुकड़े में ही चक्कर लगाते हैं। उस टुकड़े में क्या लगाते हैं, चक्कर। इससे बाहर तो जा नहीं पाते,
बाहर तो जा नहीं पाते, इसके भीतर ही क्या होता है, फिर वो गोल गोल घूमने लगते हैं। इस वजह से किसी धातु के टुकड़े में जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से इसमें ये चक्करदार होते हैं। अगर हम इससे कोई परिपथ जोड़ दें तो फिर ये चक्करदार नहीं होंगी, फिर तो ये परेड वहाँ जैसा आपने पीछे बढ़ा है उस तरह से होंगी। ये भंवर धाराएं उसी कंडीशन में होंगी जब कोई शीट को हम इस तरह से बिना परिपथ से जोड़े हम उसको क्या करते हैं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। अब भंवर धाराओं से हानि क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि भंवर धाराएं जो हैं, भंवर धाराओं से हानि क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये इतनी पावरफुल होती हैं कि ये जिस धातु के टुकड़े में उत्पन्न होती हैं उसको गर्म कर देते हैं। गर्म कर देते हैं मतलब ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। तो यानी इनसे क्या हानि है कि इनसे ऊर्जा का बहुत ज्यादा ह्रास होता है। जब ये किसी धातु में उत्पन्न हो जाती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा का बहुत ज्यादा ह्रास करती हैं। तो यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। अब दूसरी बात क्या है, इससे ये हानि है। अब हानि आपको पता लग गया कि इसके वजह से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का बहुत ज्यादा ह्रास होता है। अब इससे अब इस हानि से बच कैसे सकते हैं? अब बात ये आई, ये हानि लिखी मैंने, ये हानि है। अब इससे बचने के उपाय क्या है? उपाय क्या है मतलब इस हानि से हम बच क्या कोई बचने का कोई तरीका है? तो देखिए, आप हमेशा दिमाग में रखना कि भंवर धाराओं को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। एडी करंट्स को पूर्ण रूप से हम उसको समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। उनको कम करने के उपाय हैं हमारे पास। अब उपाय क्या है कि आपको पता है कि सबसे जो हमारे पास डायनेमो होते हैं, क्या होता है, डायनेमो और मोटर, विद्युत मोटर। अब इनकी जो हम आर्मेचर बनाते हैं, जो आर्मेचर कुंडली बनाते हैं हम इसकी, उसमें क्या करते हैं, क्रॉड यूज करते हैं। उसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रॉड यूज करते हैं। उसमें हम क्रॉड यूज करते हैं, कॉर्ड्स यूज करते हैं। और उन क्रॉड को क्या करते हैं, नरम लोहे की पत्तियों के रूप का लेते हैं। जो नरम लोहा होता है उसकी पतली पतली पत्तियों के रूप में हम इसको लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो डायनेमो में, हाँ, इसमें हम पहले बता रहे थे कि हाँ, तो ये इसमें हानि क्या है? तो वही डायनेमो की जो डायनेमो विद्युत मोटर की जो क्रॉड वो जो आर्मेचर कुंडली होती है, उन आर्मेचर कुंडलियों को हम क्या करते हैं, क्रॉड के ऊपर लपेट करके बनाते हैं। दूसरा क्या है, जो आपका मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर। अब इस जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है ये, इसका भी जब हम फ्रेम बनाते हैं तो उस फ्रेम को क्रॉड के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? क्रॉड के द्वारा। अब उन क्रॉड में क्या होता है, उन क्रॉड में पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, एडी करंट्स उत्पन्न हो जाता है। और एडी करंट्स उत्पन्न होने से चाहे वो डायनेमो हो, चाहे वो विद्युत मोटर हो की क्रॉड हो, चाहे ट्रांसफार्मर की क्रॉड हो, तो इसमें क्या करते हैं, इनमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। कि क्रॉडों में क्या हो जाती है, भंवर धाराएं। और भंवर धाराएं क्या करती हैं, ऊर्जा का ह्रास करती हैं। यानी उसमें एडी करंट्स उत्पन्न होंगी और एडी करंट्स की वजह से वो गर्म हो जाएंगी और ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में काफी सारी विद्युत ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो एडी करंट्स है, एडी करंट्स को हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कम करने के लिए जो ये आपकी आर्मेचर या विद्युत मोटर की जो कुंडली होती है या ट्रांसफार्मर का फ्रेम होता है,
उनको हम क्या करते हैं, एक सिंपल साधारण रॉड के रूप में नहीं लेते। जो नरम लोहे की जो पत्ती है उसको एक टुकड़े के रूप में नहीं लेकर के हम छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां लेते हैं। मतलब अगर हम ऐसा ले लें, साधा ये ले इस तरह से, अगर हम एक टुकड़ा ले लें उस नरम लोहे की जो जिसको हम रॉड के रूप में यूज कर रहे हैं, अगर एक ही टुकड़ा लें तो क्या होगा, इसमें इस तरह से उसके संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगी, उसके संपूर्ण आयतन में भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये हो जाएगी भंवर धारा लूप, भंवर धारा लूप संपूर्ण आयतन में। उसके संपूर्ण आयतन, क्योंकि एक ही टुकड़ा है, उसके संपूर्ण आयतन में एडी करंट उत्पन्न हो जाएगा, जिस वजह से एनर्जी का बहुत ज्यादा ह्रास होगा। तो जब हम नरम लोहे को, रॉड को जब एक ही टुकड़े के रूप में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं साधारण रॉड। ये है साधारण रॉड, ये है साधारण रॉड। जब हम रॉड को एक ही टुकड़े के रूप में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं साधारण रॉड, उसको हम साधारण रॉड के रूप में, इसको हम साधारण बोलते हैं, साधारण रॉड। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम साधारण रॉड के रूप में लेते हैं तो एडी करंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा का ज्यादा ह्रास होता है। तो इसलिए जब हम आर्मेचर कुंडली तैयार करते हैं या ट्रांसफार्मर का फ्रेम तैयार करते हैं तो हम इनको साधारण रॉड के रूप में ना लेकर के हम कैसे लेते हैं, इनको पतली पतली पत्तियों के रूप में लेते हैं। अब पतली पत्ती कैसे, इस तरह से हम इनको पतली पतली पत्तियों के रूप में हम लेते हैं और ये पतली पत्ती को जोड़ करके एक मोटी रॉड तैयार करते हैं। अब इन पत्तियों को भी हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड करते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेटेड, यानी इसके ऊपर हम एक वार्निश होती है, उस वार्निश को डालते हैं और डालने करके इसके चारों उसको लैमिनेटेड, जैसे एक वायर होता है, वायर के अंदर एक कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट के रखते हैं, तो उसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसको वार्निश डालते हैं और वार्निश डाल करके इनको लैमिनेट किया जाता है, ताकि जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये टच होते हुए भी, एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी, एक दूसरे के संपर्क में होते हुए भी, मतलब ये एक दूसरे के संपर्क में ना, एक दूसरे के पास होते हुए भी, बहुत पास होते हुए भी एक दूसरे के संपर्क में ना, क्योंकि अगर हम लैमिनेट नहीं करेंगे तो फिर एक दूसरे के संपर्क में आकर के जैसे ये एक सिंगल टुकड़ा व्यवहार करता है उसी तरह से इसका व्यवहार हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इनको वार्निश कर देते हैं इनके ऊपर। वार्निश करने से क्या होता है, जब इनको एक दूसरे के बहुत पास रखते हैं, पास होते हुए भी एक दूसरे के संपर्क में ये नहीं होते। तो अब ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है कि आप देखिए कि ये जो एडी करंट्स होते हैं ये किस पर निर्भर करते हैं, ये इस चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, ये चालक के प्रतिरोध पर, चालक के प्रतिरोध पर, यानी इस चालक का, जिस धातु के टुकड़े को हम परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं या रख रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना है। अगर उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होने से उसमें भंवर धाराएं कमजोर उत्पन्न होंगी, कम भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। और अगर उसका चालक प्रतिरोध जो है क्या है, कम है, तो उसमें बहुत ज्यादा शक्तिशाली भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा करने से हम क्या प्रयास करते हैं कि जो हमारी रॉड है, जो धातु का जो टुकड़ा है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, प्रतिरोध बढ़ने से उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी वो कमजोर होंगी। मैंने आपको बताया कि भंवर धाराओं को हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनको कम करने के प्रयास कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। तो उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक साधारण क्रोड, मतलब क्रोड को एक धातु के टुकड़े के रूप में ना लेकर के पतली पतली पत्तियों के रूप में लेते हैं और उनको वार्निश करते हैं।
वार्निश के द्वारा लैमिनेट करते हैं, वार्निश करते हैं, ताकि वो एक दूसरे के संपर्क में आते हुए भी पास आते हुए एक दूसरे के संपर्क में ना हो। तो इस तरह की जब नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों के द्वारा एक क्रॉड फ्रेम तैयार किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पटलित क्रॉड, पटलित क्रॉड यानी लैमिनेटेड कॉर्ड, लैमिनेटेड कॉर्ड। ये तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब इनमें अलग अलग धाराएं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी, इसमें अपनी अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग। अब इससे क्या होगा कि प्रेरित विद्युत धारा का जो मान है उसका रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा, रास्ता लंबा होने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा कि इसमें जो प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होंगी, जो भंवर धाराएं होती हैं, ये जो भंवर धाराएं होती हैं कमजोर उत्पन्न होंगी, जिससे ऊर्जा का ह्रास तो होगा बट साधारण कोण के मुकाबले कम होगा। यानी साधारण कोण के रूप में हम ना लेकर के पटलित कोण के रूप में हम क्या करते हैं, वो आर्मेचर तैयार करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर का फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर हम रॉड को एक धातु के टुकड़े के रूप में लेते हैं, एक मोटा टुकड़ा हो हमारा, एक मोटे टुकड़े के रूप में, अकेले टुकड़े के रूप में लेते हैं, तो हमारी साधारण क्रोड हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में भंवर धाराएं बहुत शक्तिशाली उत्पन्न होंगी, जिस वजह से ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होगा। इससे बचने के लिए हम साधारण क्रोड की जगह पटलित क्रोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पटलित क्रोड का। पटलित क्रोड का मतलब होता है, जब भी पटलित क्रोड है यानी लैमिनेटेड कॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उस क्रोड को एक टुकड़े के रूप में ना लेकर के धातु की नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों के रूप में पतली पतली पत्तियों को लैमिनेट करके यूज किया है, क्रोड तैयार किए हैं। तो ऐसी क्रोड्स को हम क्या कहते हैं? पटलित क्रोड कहते हैं। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में हम जो ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर की जो हम कोर तैयार करते हैं, उसमें जो हम लेते हैं ये उसकी जो हम फ्रेम बनाते हैं वो होती है ई शेप की। कैसी होती है वो? ई शेप की। देखो उसकी जो हम पटलित क्रोड जो बनाते हैं ट्रांसफार्मर की, वो बनाते हैं ई शेप की, और ये बहुत सारी होती हैं, और इनको भी इसी तरह से हम करते हैं। क्या करते हैं? एक के ऊपर एक दूसरी को रख करके हम क्या करते हैं? इसका फ्रेम तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का फ्रेम तैयार करते हैं। यानी ऐसा करने से भी क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, जिससे कि भंवर धाराएं कमजोर उत्पन्न होंगी, कम उत्पन्न होंगी, जिससे कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसकी जो वर्क पावर हो सबसे ज्यादा हो। इस तरह से हम जो है भंवर धाराएं से बचने के लिए हम पटलित क्रोड का यूज करते हैं। ऐसा करने से भंवर धाराएं कमजोर उत्पन्न होंगी और ऊर्जा का ह्रास कम होगा। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा उसमें ऊर्जा का ह्रास कम होगा। अब इससे नेक्स्ट बात क्या है? अब इसके उपयोग क्या है? देखिए, एडी करंट्स क्या है, भंवर धाराएं क्या है? एक तरह का अवगुण है, क्योंकि इससे हमारी डिवाइस जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती हैं उसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसके कम करने के बहुत सारे उपाय हम करते हैं, कम कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस अवगुण को भी एक गुण में कैसे बदलें, यानी इनका हम एक सही दिशा में, एक सही कार्य में किस तरह से हम इसका उपयोग करें, तो इसका उपयोग है। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? भंवर धाराएं के उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ है? देखो इसका उपयोग नंबर 1, दोलन रोध। पहला उपयोग है इसका दोलन रोध धारा मापी। अब मैंने आपको चल कुंडली धारा मापी बताया था, तो चल कुंडली धारा मापी में आपको बताता है कि जब हम उसकी कुंडली को तैयार करते हैं तो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर कॉपर के वायर की बाइंडिंग करके उसको लपेट करके हम क्या करते हैं, जो चल कुंडली धारा मापी बनाते हैं, उसके साथ एक संकेतांक जोड़ते हैं। तो संकेतांक जैसे हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वो कुंडली क्या करती है, विक्षेप कर, वो घूमती है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और उसके साथ जुड़ा हुआ
उसके साथ जुड़ा हुआ जो पॉइंटर होता है वो भी इस पर मूव करने लगता है। अब होता क्या है कि ये क्या है, जब इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है तो ये ऑसिलेट करता है। क्या करता है? ऑसिलेट, दोलन करता है, यानी ऐसे हिलता है ये। अब हिलने से क्या है, हम इस पर रीडिंग कैसे पढ़ें? रीडिंग पढ़ने में हमें दिक्कत होगी, तो इसलिए हम जब इसकी कुंडली को बनाते हैं तो वही एल्यूमिनियम के फ्रेम पर क्या करते हैं, तार लपेट करके बनाएंगे। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी इस कुंडली में, तो उसमें क्या होंगी, प्रेरित, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी कुंडली में। इसकी जो फ्रेम है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी जो इसकी गति का विरोध करेगी। इससे क्या होगा कि जैसे ही तो ये इसकी गति का विरोध करेगी और तुरंत ही क्या आ जाएगी, शून्य पर लौट आएगी। मतलब कहने का ये कि ऐसे हिलेगी नहीं, और हिलेगी नहीं तो क्या होगा, हम इजीली उसकी रीडिंग को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसे हिलती रहेगी तो ऐसे हिलते समय हम उसकी रीडिंग को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए इसको दोलन रूप यानी डेड ऑसिलेशन बनाने के लिए इसको जो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इसमें जीरो ऑसिलेशन हो यानी डेड बीट गैल्वेनोमीटर हो हमारा ये, तो उसको बनाने के लिए हम इसको भंवर धाराएं यूज करते हैं, यानी दोलन रुद्र धारा मापी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम इसको रीडिंग को, ये हमारा जो पॉइंटर है दोलन ना करे। दूसरा क्या है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी, अब प्रेरण भट्टी में पहले तो आपको पता, प्रेरण भट्टी किस यूज आती है, किस उपयोग में आती है। प्रेरण भट्टी में क्या काम होता है, प्रेरण भट्टी जो होती है लोहे के टुकड़ों को पिघलाने के काम में आती है। वहां पर हम लोहे को बनाते हैं और उसको नया रूप देने के लिए तैयार करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं हम, एक प्रेरण भट्टी, उसमें जो है एक ऐसी भट्टी होती है जिसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, और जिस लोहे को गलाना होता है तो उन लोहे के उन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, धातु के टुकड़ों को उस प्रेरण भट्टी में रख देते हैं। और प्रेरण भट्टी में फिर जब हम क्या करते हैं, बहुत शक्तिशाली परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो ये जो टुकड़ा है जो भी हमने लोहा रखा है, तो उसमें क्या होता है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वो गर्म होकर के पिघल जाता है। तो इस तरह से प्रेरण भट्टी में भी हम भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। यानी देखिए, हम जो हमारा एक ड्रॉबैक था एडी करंट्स का, उसको भी हमने मेरिट्स में, उसकी भी मेरिट्स ढूंढ ली। उसकी जो डीमेरिट्स थी, उस डीमेरिट्स में भी हमने उसके मेरिट्स ढूंढ लिए, यानी उसके अवगुणों में भी उसके गुणों को ढूंढ लिया कि उसके अवगुण को हम कहाँ पर सही उपयोग कर सकते हैं प्रेरण भट्टी में। दूसरा, प्रेरण मोटर में, प्रेरण मोटर भी जो है इसी लॉजिक पर यूज होता है। यानी जब जो उसका रोटर होता है, जब कोई हमारा धातु का टुकड़ा होता है, जब उसको परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो रोटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रोटेट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। मतलब जब उसको रखेंगे हम रोटर को, विद्युत मोटर का जो रोटर होता है या उसकी जो कुंडली होती है, जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के बीच में वो रखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत धारा, यानी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धाराएं क्या होती है कि रोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो सापेक्ष गति होगी, उस सापेक्ष गति का विरोध करेगी कौन, जो रोटर में जो है क्या हो जाएंगी, जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। और उस वजह से क्या होगा, जो प्रेरण का जो रोटर है, वो रोटर यानी जो कॉइल उसकी कहेंगे, वो क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगती है। और इस तरह से प्रेरण मोटर में भी भंवर धाराएं, जो प्रेरण मोटर है वो भी भंवर धाराएं के लॉजिक पर ही कार्य करती है। और एक महत्वपूर्ण है इसका विद्युत ब्रेक। विद्युत ब्रेक में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विद्युत ब्रेक, जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स की जो एक्सल होता है, और उस एक्सल के साथ हम क्या करते हैं, ब्रेक ड्रम आप जानते ही हैं, जिसके भीतर क्या होता है, ब्रेक शू होते हैं। तो अब इसमें शू वगैरह कुछ नहीं होते। विद्युत ब्रेक में एक ड्रम होती है, जिसको हम थोड़ा सा इस तरह से सीख लीजिए आप, किस तरह की ड्रम होगी। माना ये इस तरह की एक ड्रम होती है,
और वो एक्सल इस तरह से उससे जुड़ा रहता है, इस तरह से, और ये जो है इस तरह से घूमती रहती है, एक्सल के साथ घूमती रहती है। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रम पे एक मतलब इसमें हम इस तरह से हम इसको, इसके ऊपर क्या होता है, ये एक क्लैंप सा लगा होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करंट, जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें इसमें ब्रेक लगाने होते हैं तो हम इस ड्रम में क्या कर देते हैं, बहुत शक्तिशाली चुंबकीय छेद उत्पन्न कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि ये जो ड्रम है, ये इसके वजह से क्या है, चुंबकीय छेद उत्पन्न कर देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये ड्रम में क्या होगा, एडी करंट्स उत्पन्न हो जाएंगे, यानी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और भंवर धाराएं क्या करेंगी, इसकी गति का विरोध करेंगी, क्योंकि वो हमेशा क्या होती हैं, अपने कारण का अपोज करती हैं, उस कारण का अपोज करती हैं जिससे वो उत्पन्न होती हैं, यानी उसका विरोध करती हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगाया जाएगा तो इस ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धाराएं उसकी गति का विरोध करेगी, ड्रम की गति का विरोध करेगी, उसको रोकेगी। अब चूंकि ड्रम के साथ एक्सल जुड़ा होता है और एक्सल से व्हील जुड़े होते हैं, तो वो एक्सल रुके